हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर एवरीवन में। अब तक हम आपकी क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और उसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है सोइंग। सोइंग मीन्स हिंदी में बोलें तो बुआई, बीज डालना, खेत में, फील्ड में सीड को डालना जिससे कि वो आगे चल कर के प्लांट में बदल जाए। तो उसमें हमने शुरुआत कर दी थी पिछले वीडियो में कि सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. के अच्छी क्वालिटी के हमको सीड चाहिए, उसके लिए सेलेक्ट किए जाते हैं सीड्स को। फार्मर अच्छे सीड को सिलेक्शन करता है और उसके लिए वो एक विधि भी हमने देखी थी कि किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। पानी के अंदर डाल करके बीजों को, और जो ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, जो लाइट जो सीड होते हैं, हल्के जो बीज होते हैं वो ऊपर तैरते रहेंगे। यानी कि वो हल्के क्यों हैं? क्योंकि वो खोखले हैं, और खोखले होने के कारण, होलो होने के कारण क्या होगा कि वो ऊपर तैरने लग जाते हैं। इसका मतलब वो ख़राब हैं, डैमेज सीड है, और उनको हम अलग कर सकते हैं आसानी से। और जो नीचे रह गए वो बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड होंगे जिन्हें हम सोइंग के लिए काम में लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है गुड क्वालिटी के सीड्स को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद इस सोइंग के लिए जो टूल्स कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जो हम सोइंग के लिए काम में लेते हैं या फार्मर्स सोइंग के लिए काम में लेते हैं बिजाई के लिए। ट्रेडिशनल टूल्स पढ़ रहे हैं पहले हम। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत या पुराने समय में जो किसान टूल्स काम में लेते थे वो क्या थे। तो the tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। कैसा टूल काम में लेते? एक फनल शेप टूल काम में लेते थे। फनल कैसा होता है आप लोगों ने देखा हो तो आपको मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ऊपर से वो उसका जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है और नीचे से सकरा होता है, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, सीड डालेंगे, बहुत सारे सीड आ जाते हैं, एक एक करके सीड नीचे जाता है, फनल शेप। द सीड्स आर फिल्ड into the funnel passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends। अब उस फनल में क्या होता है, नीचे 2 या 3 पाइप लगे होते हैं और उनमें से वो जो सीड्स हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल। इन क्या करते हैं, ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ये जो सिरे होते हैं, पाइप जो लगे हुए हैं नीचे की तरफ। एंड प्लेस सीड्स हेयर, और सीड को वहाँ पर विस्थापित कर देते हैं। कैसे? देखिए, इस तरह से पाइप हो सकते हैं उसमें। जैसे फनल है कोई, ये कोई फनल है और उसमें इस तरह से एक पाइप ये लग गया मान लीजिए, दूसरा पाइप ये हो गया, तीसरा पाइप ये हो गया, सॉरी, इस तरह से देखिए आप। तो यहाँ से सीड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। नीचे इसको जो मिट्टी में डालेंगे तो इसके अंदर से सीड नीचे मिट्टी में चला जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से ये बना हुआ है, कैसे ये ट्रेडिशनल पुराने समय में कैसे सीड्स को मिट्टी के अंदर डाला जाता था। अब देखिए आप आगे, सीड ड्रिल। आज के समय में जो टूल काम में लिया जाता है सोइंग के लिए या बीज डालने के लिए, सीड को सॉइल में प्लेस करने के लिए, वो कौन सी टूल है? सीड ड्रिल। तो नाउडेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर की सहायता से सीड ड्रिल को काम में लिया जाता है, और दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और इसका क्या फ़ायदा है सीड ड्रिल का, कि ये क्या करती है, ये मशीन है, हाथ से नहीं करना है इसमें, ये मशीन है, तो इसलिए मशीन क्या होगी, थोड़ी एक्यूरेसी इसके अंदर अच्छी होती है। तो ये क्या करेगी कि जो सीड्स हैं उनको यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, बराबर दूरी पर और बराबर गहराई में नीचे मिट्टी के अंदर प्लेस करती है या रखती है या स्थापित करती है। और इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इसका एक फ़ायदा और है सीड ड्रिल का, कि जैसे ही मिट्टी के अंदर सीड डाला जाता है उसके बाद उसके ऊपर से हल्की सी मिट्टी भी डाल दी जाती है। इससे क्या होगा, दिस प्रोटेक्ट, मिट्टी डालने से क्या फ़ायदा होगा, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। मिट्टी डालने से क्या होगा कि जिससे कि वो जो सीड आपने डाले हैं खेत के अंदर उनको बर्ड्स नहीं खाएं। सोइंग बाई यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और सीड ड्रिल की सहायता से जब सोइंग की जाती है तो टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है। ये देखिए आप, सीड ड्रिल मशीन ये है, इसको काम में लिया जाता है। और इसके ऊपर, इसमें पाइप लगे होते हैं सब में। इसके ऊपर एक, मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से आपने नहीं देखी है तो, एक ऐसे कंटेनर रखा हुआ रहता है और उसमें पाइप जुड़े रहते हैं, इस तरह से पाइप जुड़े रहते हैं, इस तरह से बहुत सारे पाइप इसके अंदर जुड़े रहते हैं। और इन पाइपों की सहायता से जो सीड है वो नीचे जाएगा और ये इस तरह से इसमें नीचे चला जाएगा, और ये इसको मिट्टी को हटाते जाएंगे, उसके अंदर बीज नीचे मिट्टी के अंदर जाएगा और ऊपर से मिट्टी भी पड़ती जाएगी। तो इस तरह से ये चलता है और आगे इसको ट्रैक्टर खींच करके लेके जाता है। अब जो बात आती है वो ये है कि ये बूझो क्या सोच रहा है, इसको देखते हैं पहले। तो ये यूँ कह रहा है कि देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट दिस लाइक दिस। बूझो को टेंशन इस बात की हो रही है कि सीड डाल रहे हैं हम, बीज डाल रहे हैं, लेकिन उसने क्या देख लिया, कहीं नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट्स बैगों के अंदर रखे हुए हैं, पहले से ही उगे हुए प्लांट, जो बैग्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, थैलियों के अंदर वो प्लांट रखे हुए। और आपने देखा भी होगा जब भी हम घर पौधा लगाना चाहते हैं तो कोई नर्सरी जाते हैं और नर्सरी से क्या लेके आते हैं, पौधा ही लेके आते हैं। तो वो पौधे सीड से ही तैयार किए जाते हैं, नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है उनको, फिर उसके बाद उनको कहीं भी आप ले जा करके लगा सकते हैं। तो सीड ऑफ ए, अब ये पहेली क्या सोच रही है, सीड ऑफ ए फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं उनके सीड्स को पहले नर्सरी में ग्रो करवाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, और जब वो छोटे छोटे पौधों में बदल जाते हैं तो दे आर ट्रांसप्लांटेड, फिर उनको वहाँ से हटा करके टू द फील्ड मैनुअली, और खेत में लगा दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ जंगली पौधे और जो पुष्पीय पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको भी नर्सरी में ही पहले ग्रो करवाया जाता है। उससे क्या होगा, नर्सरी में वो सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं जो एक सीड को पौधों में बदलने के लिए, सीडलिंग में बदलने के लिए आवश्यक होती हैं। हो सकता है कि उनको डायरेक्ट अगर सीड को खेत में डाला जाए तो वो उगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ एप्रोप्रिएट कंडीशंस
नहीं मिल पाए उन सीड्स के लिए, तो पहले उनको नर्सरी में उगा लिया जाता है, उसके बाद उनको खेतों में ले जाया जाता है। तो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इन नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर वो दूरी जो है वो एप्रोप्रिएट क्यों होनी चाहिए, एक साथ ही क्यों नहीं डाल देते बीज को, एक एक करके ही क्यों डाला जाता है। तो उसका कारण ये है कि जिससे कि ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। ओवर क्राउडिंग मतलब एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे पौधे। एक जगह इकट्ठे होने से क्या होगा बच्चों, भाई एक जगह ही अगर पौधे इकट्ठे हो गए तो वहाँ मिट्टी, थोड़ी मिट्टी में बहुत सारे पौधे हैं तो सबको चाहिए न्यूट्रिएंट, तो सब अपने अपने लिए खींचेंगे, तो क्या होगा, किसी को ही पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। भाई आप घर में 4 सदस्य हैं और रोटी एक है तो कितनी मिलेगी, 1/4 1/4 मिलेगी सबको, तो सब भूखे रह गए। लेकिन अगर सदस्य एक ही होता और एक ही रोटी होती तो पूरी की पूरी रोटी एक व्यक्ति खा लेता और हो सकता है कि उसका पेट भर जाए। तो इस तरह से ज़्यादा जनसंख्या जब बढ़ती है तो वहाँ कमी हो जाएगी खाने की, तो वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सफिशिएंट सनलाइट, अब यहाँ उसका आंसर दिया है सफिशिएंट सनलाइट। अब सनलाइट भी जब लेंगे तो वो जब भीड़ लगी हुई तो वो एक साथ सब खींचेंगे अपनी अपनी तरफ, तो उसकी भी वो भी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, वाटर बढ़ जाएगा फ्रॉम द सॉइल से। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो ऐसी अगर स्थिति हो रही है कि एक जगह पर एक ज़्यादा पौधे हैं एक ही छोटी सी जगह पर, तो वहाँ से कुछ पौधों को हटा दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो एक पौधा जो बचा है वो अच्छी तरह से स्वस्थ रूप से वृद्धि कर सके। अब आता है सोइंग के बाद, अब बिजाई आपने कर दी, पहले तो मिट्टी तैयार कर ली और मिट्टी तैयार करने के बाद आपने क्या कर दिया, उसमें सीड डाल दिया। अब सीड डालने के बाद क्या करोगे आप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब उसके अंदर खाद डालोगे आप। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों को ही खाद बोलते हैं, लेकिन एक जो मैन्योर है वो जैविक खाद है, बायो पदार्थों से बना हुआ होता है, जैविक पदार्थों से बना हुआ होता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक खाद होता है, ऐसे समझिए आप। एक तो जैविक खाद और एक रासायनिक खाद है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको ऐड किया जाता है, डाला जाता है सॉइल में, किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, पोषक पदार्थों के रूप में उनको डाला जाता है, जिससे कि क्या होगा, हेल्दी ग्रोथ होगी प्लांट्स की। ऐसे पदार्थों को ऐसे पदार्थ जिनको न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिट्टी में डाला जाता है, मतलब पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए आप कैसे पदार्थ डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर, तो उनको चाहे वो कुछ भी डाल रहे हैं वही क्या कहलाएगा, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहलाएंगे। ये देखिए बूझो फिर आ गया, आई सा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। बूझो ने क्या देखा, एक हेल्दी क्रॉप देखी, मतलब स्वस्थ फसल देखी एक खेत के अंदर। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, और एक दूसरा खेत उसने देखा बगल में पड़ोस में, उसके पौधे कैसे थे, कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, तो एक खेत में तो बहुत अच्छे पौधे हैं और दूसरे में अच्छे नहीं है, मतलब कमज़ोर हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसने क्या किया, जो अच्छे देख रहे थे ना हेल्दी पौधे, तो उस खेत के मालिक ने क्या कर रखा था, उसमें खाद डाल दिया था, इसलिए उसको जो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी वो उसकी पूर्ति हो गई उनको तो। लेकिन जो पड़ोस वाला था वो गरीब होगा बेचारा, उसने खाद नहीं डाला या उसको मिला नहीं होगा, तो फिर क्या रह गए, उसके पौधे कमज़ोर रह गए। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। तो आप जानते हैं ये बात कि जो सॉइल होती है, सॉइल का काम क्या है, पौधों को क्या उपलब्ध करवाती है, वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, खनिज पदार्थ और पोषक पदार्थ उसको उपलब्ध करवाती है क्रॉप को। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के द्वारा पौधे द्वारा लिए जाते हैं, मिट्टी से पौधे लेते हैं, प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज, कुछ निश्चित एरिया ऐसे भी हैं
फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरिया, इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप, फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप ग्रो करवाते हैं, फसल उगाते हैं, आफ्टर क्रॉप, एक फसल के बाद दूसरी फसल करते हैं, इन द सेम फील्ड, उसी खेत में। यानी कि पहले सरसों बो दिए उसी खेत में, और फिर कुछ दिन जैसे ही सरसों कटी उसके बाद क्या डाल दिया उसमें, मान लीजिए ज्वार बो दिया, यानी कि रबी की फसल बो दी, और रबी की फसल होते ही उसमें सब्जी उगा दी, या फिर खरीफ की फसल उगा दी। तो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फेलो, और खेत को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ा जाता, मतलब ऐसे कभी नहीं छोड़ता खाली पड़ा हुआ है खेत, कभी नहीं छोड़ते उसको, हमेशा उसमें फसल होती रहती। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा बच्चों कि एक बार आपने फसल उगा ली, फसल को मतलब खेत में फसल उगा दी, अब फसल क्या करेगी, क्रॉप क्या करेगी, उस क्रॉप के जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे बच्चों, उस जो मिट्टी के अंदर जिसमें उसको उगाया गया है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स जब वो एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों, तो मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थों की, पोषक पदार्थों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे ही वो फसल हुई दूसरी, फिर तो आपने तुरंत दूसरी और बो दी और ग्रो करवा ली, तो पहले ही कम है तो और कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, और कमी हो जाएगी। तो धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी उसके अंदर, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होंगे जो खत्म ही हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, अब जब न्यूट्रिएंट्स पौधों को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो पौधे कैसे होंगे, कमज़ोर होंगे, सीधी सी बात है। जब पोषक पदार्थ ही नहीं मिले तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, हेल्दी होंगे ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है, और ऐसा करते भी हैं फार्मर्स, कि एक फसल बो दी उसके बाद उसको एक सीज़न के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स कम हुए थे उनकी पूर्ति हो जाए। लेकिन आप बार बार लगातार बो रहे हो तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट्स को पूर्ति करने के लिए, तो इसलिए कमज़ोर हो जाती है फसल। तो फिर क्या करते हैं ऐसे किसान, क्या करते हैं ऐसे फार्मर, क्या करेंगे, जो लगातार उनको खेत को खाली भी नहीं छोड़ना चाहते और फसल भी अच्छी हो, तो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी मिट्टी के अंदर हुई है वो क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर से डाल देते हैं, खाद के रूप में उसमें फील्ड में डाल देते हैं। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर। अब जो बातें मैंने बताई हैं वही आएंगी इसमें, देखिए, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। लगातार अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हो, कृषि कर रहे हो खेत के अंदर, तो न्यूट्रिएंट्स क्या, सॉइल कैसी हो जाएगी, गरीब हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए किसान क्या करता है, हैव टू ऐड करना पड़ेगा उसको मैन्योर डालने पड़ेंगे, खाद उसमें डालना पड़ेगा, किसमें, फील्ड में, जिससे कि क्या हो जाएगी, उनकी आपूर्ति मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर डाल रहे हो आप, मैन्योर को डालना क्या कहलाएगा, मैन्योरिंग। ऐसे ही वाटर डाल रहे हो तो वाटरिंग, कोई प्रोसेस होता है मैन्योर, जैसे बाल कट करवाते हो तो कटिंग, ऐसे ही मैन्योर डाल रहे हो तो मैन्योरिंग, पानी डाल रहे हो तो वाटरिंग, इस तरह से ये शब्द बन गया। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। तो उस जो पड़ोस का खेत उसने देखा था, उसका कारण क्या था, कमज़ोर होने का उन प्लांट्स का, क्योंकि उसमें क्या था, इम्प्रॉपर, प्रॉपर यानी कि उचित मात्रा में या कम मात्रा में उनको मैन्योर दिया गया, उचित मात्रा में उनको मैन्योरिंग नहीं की गई, खाद नहीं डाला गया, तो इससे क्या होगा, उसके प्लांट कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जैविक एक तरह से। और कहाँ से मिलते हैं, जैविक है तो जीवों से मिलेंगे, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। जैविक जब बोल दिया हमने तो जैविक का मतलब सीधा सीधा सा क्या हुआ, जीवों से वो प्राप्त होंगे। और जीव कौन होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ये जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। इनको जब मरते हैं
या सड़ते गलते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां टूट जाती हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं और वो ज़मीन पर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो डिकम्पोज हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं, तो उनके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में मिल जाता है। या फिर फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स। और आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो करते हैं गाँव के अंदर, आप देख सकते हैं इसको आराम से, कि एनिमल जो वेस्ट होता है जैसे गोबर है, काऊ डंग जिसको बोलते हैं हम, एक गड्ढे के अंदर उसको डालते हैं, या जो सब्जियां हैं या बची हुई सब्जी जो रह जाती है उसको भी गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और उसको इकट्ठा करते रहते हैं। ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, जिससे कि वो क्या होता है, डिकम्पोज होता रहता है। फिर उसके बाद जब वो 1 साल 2 साल हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको उठा करके वो फील्ड में डाल देते हैं। डिकम्पोज होने से क्या फ़ायदा हुआ, जब एनिमल और प्लांट्स का जो वेस्ट है, एनिमल और प्लांट्स का जो वेस्ट है, यानी कि जो उनके काम की चीज़ नहीं है, वो डिकम्पोज होंगे तो उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर निकल आते हैं और उनको हम क्या कहाँ डाल देंगे, फिर खेत में डाल देंगे। तो द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को डिकम्पोज करने का काम, विघटित करने का काम बच्चों किसका है, ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। छोटे छोटे जीव आप जानते हैं हमारे वातावरण में हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको डिकम्पोज कर देंगे। किसको, एनिमल और प्लांट्स वेस्ट को। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो ये डिकम्पोज मैटर है, जो विघटित हो गया है, सड़ गया है, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर समझ गए बच्चों, क्या होता है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो जीवों से प्राप्त होता है। जीवों मतलब प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं जिनको डिकम्पोज कर दिया जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद वो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएगा, जैविक खाद बन जाएगा। अब यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, और क्लास 6 में आप वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ चुके हैं। उसमें यही था कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं और उसमें क्या छोड़ देते हैं, वर्म छोड़ देते हैं, या यूँ कहें आप केंचुआ जो होते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग केंचुए की खाद। तो केंचुआ जो होता है उनको छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। वो क्या करेंगे, वो केंचुआ क्या करेगा, अर्थवर्म क्या करेगा, अर्थवर्म उसको डिकम्पोज कर देता है और खाद के रूप में बदल देता है। और जब किसने बनाया, वो अर्थवर्म ने बनाया, वर्म ने बनाया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, वर्मी कंपोस्ट। और ये 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए आप, ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको देख सकते हो आप लोग। इसमें क्या करना है कि टेक ए मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग या चना का बीज लीजिए आप और उनको क्या करिए, जर्मिनेट कीजिए। जर्मिनेट कैसे करते हैं, जर्मिनेट करना क्या होता है, जर्मिनेट का सीधा सा मतलब है कि बीज में से जब वो पौधा बनने लग जाता है, बीज से, सीड से अगर पौधा बन रहा है, इसका मतलब पौधे में जैसे ही वो बदलना स्टार्ट होता है, इसका हम कहेंगे ये जर्मिनेट होने लग गया। एक तो खाली चना रखा हुआ है घर पे, वो जर्मिनेशन नहीं है। और चने को आप भिगो दीजिए, और चना जब आप भिगोगे, भिगो करके एक दिन उसको भिगो, सुबह भिगो दो, शाम को पानी को निकाल दो, और पानी इसको निकाल करके उसको एक कपड़े में लपेट करके रख दो। और मत रखो वले से, मूंग को तो वले कपड़े में मत लपेटो आप। और दूसरे दिन सुबह उसको देखो, सुबह आपने क्या किया, पानी में डाल दिया, शाम को वो पानी निकाल दिया, और फिर रात को उसको रखा रहने दो। और सुबह दूसरे दिन क्या देखोगे आप, जो मूंग आपने ली है या चना आपने जो लिया है, उसमें क्या देखोगे बच्चों आप, जैसे ये मूंग है, मान लीजिए मूंग है, ये मूंग का दाना है, मूंग की दाल। इसमें सुबह क्या देखोगे आप, इस तरह से एक वाइट कलर का क्या होगा, एक धागा जैसा निकल जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो धागा जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, निकल रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इस मूंग का जर्मिनेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेशन हो गया, मतलब अब आगे चल करके ये क्या बनेगा,
प्लांट बन जाएगा। आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चों, ये प्लांट बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो धागा निकलना मतलब शुरुआत होना ही क्या है, जर्मिनेशन, फिर बाद में तो ये प्लांट बन जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए आप, तो इसमें क्या करना है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। और फिर जो जर्मिनेशन जब हो जाए तो उनमें से 3 बीज निकाल लीजिए बराबर साइज के। सीडलिंग मतलब जर्मिनेशन के बाद जो धागे जैसी संरचना आपको मिल गई है, उसके बाद आप उनमें से 3 बीज निकाल लो जो जर्मिनेट हो चुके हैं। फिर उनको क्या करना है, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेज और सिमिलर वेसल्स। फिर उन 3 गिलास लीजिए खाली, मार्क देम ए बी एंड सी, उन पर ए बी सी लिख दो तीनों गिलासों पर। गिलास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद ए लिटिल काउ डंग मैन्योर। क्या किया आपने, मार्क कर दिया उनको ए बी सी, और ए में तो क्या किया आपने कि उसमें काउ डंग डाल दिया, गोबर डाल दिया थोड़ा सा गाय का या भैंस का। इन गिलास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद ए लिटिल यूरिया। इन गिलास बी गिलास बी में क्या किया आपने, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद ए लिटिल यूरिया। दूसरे गिलास में क्या कर रहे हो आप, यूरिया डाल दिया। यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है, यानी कि केमिकल खाद है। फिर उसमें यूरिया डाल दिया। एक में तो आपने डाला काउडंग, दूसरे में क्या डाल दिया, यूरिया। और तीसरा जो गिलास है सी, उसमें आपको कुछ नहीं डाला, आपने उसमें कुछ नहीं डाला। फिर क्या किया, नाउ पोर द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच गिलास, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सब में पानी डाल दिया। प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, और उनको क्या कर दिया, एक उसके अंदर जो सीडलिंग आपने लिए हैं, जो जर्मिनेशन जिनका हो गया था मूंग का या चना का, उनको उसके अंदर तीनों गिलासों में लगा दिया भाई। कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, और एक सुरक्षित स्थान पर रख करके उनमें डेली पानी दीजिए। और 7 से 10 दिन बाद उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उनकी ग्रोथ को, तो आपको क्या महसूस होता है। तो आप देख लीजिए ए बी सी। ए में थोड़ी सी वृद्धि तो है, अच्छा है, स्वस्थ है, लेकिन इतना नहीं है जितना बी का आप देख रहे हो। बी में तो बहुत अच्छे प्लांट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सी में तो बिल्कुल ही नहीं है। उसका कारण कि जो केमिकल जो मैन्योर है वो तुरंत प्रभाव से अपना असर दिखाता है, न्यूट्रिएंट्स तुरंत सप्लाई करता है, जिससे कि पौधा तेज़ी से वृद्धि करता है। और जो मैन्योर है उसमें थोड़ा सा कम प्रभाव होता है, लेकिन वैसे ये सबसे अच्छा है मैन्योर, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, यूरिया आपने डाला है, भले वृद्धि तो तेज़ कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो मिट्टी को खराब कर देता है। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये खाद काम करना बंद कर देगा। लेकिन जो मैन्योर है जो ए में डाला था आपने, वो बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमेशा आपको अच्छी फसल प्राप्त होगी, कभी कोई खतरा नहीं है कि आगे चल के मिट्टी हमारी खराब हो जाएगी, उल्टी अच्छी से अच्छी और अच्छी होती जाएगी। तो डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। तो आप समझ गए कौन से ग्लास में सबसे तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जिनके अंदर एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट होता है, पर्टिकुलर मतलब एक विशेष प्रकार का न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब मैन्योर से कैसे अलग होते हैं वो, मतलब फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर है। तो देखिए आप, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये अंतर है, डिफरेंस है बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। नंबर 1 बात, तो सबसे पहला अंतर तो क्या हो गया बच्चों कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र कहाँ पर उत्पन्न करेंगे, कहाँ पर बनाए जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर। जबकि आप जानते हैं मैन्योर कहाँ होते हैं, मैन्योर तो क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट और एनिमल्स का। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल देखिए आप, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये सब क्या हैं, ये जो नाम एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के। यूरिया,
अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये सब क्या हैं? फर्टिलाइजर्स हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ तो फर्टिलाइजर्स का अगर यूज करते हैं तो ये हेल्प करता है फार्मर की बहुत अच्छी उत्पादकता के लिए, मतलब बहुत अच्छा इससे उत्पादन होता है। यील्ड जो होता है फर्टिलाइजर डालने से बहुत अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है, जैसे पैडी एंड मेज, धान और मक्का। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स काम में लोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है मिट्टी का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि वो हमारी सॉइल के लिए क्या है, नुकसानदायक। प्लांट को तो वृद्धि करवा देते हैं लेकिन सॉइल को क्या करना, बना देते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर बना देते हैं। तो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का क्या नुकसान है कि वो वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। कैसे? कि फर्टिलाइजर आपने खेत में डाला और खेत में जब डाल रहे हो, आप फील्ड के अंदर डाल रहे हो, तो उसके अंदर रहता है जो चीज़ काम में आनी है, प्लांट ले लेता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वो जो जैसे पानी आया, बाढ़ आ गई या फिर किसी कारण से क्या हुआ, पानी इतना भर दिया आपने खेत में कि वो ऊपर होकर निकल गया, तो वो पानी कहाँ जाएगा, बह करके नदी तालाबों में जाएगा। नदी तालाबों में जाएगा, उस पानी के अंदर क्या है, फर्टिलाइजर्स मिल गए और वो नदी और तालाब में चले जाएंगे। अब वो जब नदी तालाब में फर्टिलाइजर मिल जाएंगे तो नदी तालाब का पानी कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ख़राब होना मतलब पॉल्यूशन उसके अंदर हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, जिससे वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए बहुत नुकसान होगा और मर भी सकते हैं। तो देयर फॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमको, फर्टिलाइजर्स काम में ना लेकर के क्या लेना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर काम में लेने चाहिए। तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अब दो तरीके हैं, एक तो आप चाहते हो कि हमारी सॉइल ख़राब नहीं हो, मिट्टी ख़राब नहीं हो, पॉल्यूशन भी नहीं हो और फसल भी अच्छी हो, तो उसका एक ही तरीका है कि आप ऑर्गेनिक मैन्योर काम में लें, प्लस लगातार उसमें फसल ना करें। मतलब एक क्रॉप आपने कर ली, उसके बाद एक सीज़न के लिए उसको खाली छोड़ दो, फिर दूसरी क्रॉप करो, तो उससे क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मिट्टी के अंदर पूर्ति होती रहती है। तो द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर को काम में जब लेते हैं, मैन्योर मतलब जैविक खाद जब वो काम में लिया जाता है तो वो सॉइल की जो टेक्सचर है, बनावट है, जिससे मिलकर बनी हुई, उसकी इम्प्रूवमेंट करता है, मतलब अच्छी बनाता है मिट्टी को। और इसके अलावा और दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी उसकी बढ़ जाती है। आप पानी, थोड़े पानी में ही काम चल जाता है क्योंकि उसके अंदर पहले से ही पानी होल्ड रहता है। किस वजह से, मैन्योर की वजह से। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, तो इससे क्या होगा, सॉइल की जो है वापस पूर्ति, रिप्लेनिशेस मतलब वापस पूर्ति हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स के मिट्टी के अंदर। एक तरीका और है अच्छी फसल प्राप्त करने का, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग। अच्छी फसल मतलब न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ेंगे उससे, और न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, मिट्टी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं तो फसल भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, दूसरा तरीका, थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, देखिए, क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी हम यील्ड बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि हर बार नई फसल उगाएं। अब की बार इसमें सरसों बो दिया, फिर दाल बो दी, फिर सरसों, फिर दाल, इस तरह क्रॉप रोटेट करें। कभी मतलब एक जैसी फसल नहीं बोएं कुल मिला के, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए, अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए एक पौधे को तो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक चावल को तो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए और गेहूं को चाहिए फास्फोरस ज़्यादा। तो एक बार तो आपने क्या बो दिया, चावल बो दिया, तो नाइट्रोजन को वो ले लेंगे, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी मिट्टी के अंदर। अगली बार आप नाइट्रोजन मत वो सॉरी धान में नहीं लगाना, पैडी नहीं लगाना, चावल नहीं लगाने, क्या लगा दिया, गेहूँ। गेहूँ ने क्या ले लिया, फास्फोरस ले लिया। तो नाइट्रोजन कम था लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है गेहूँ को ज़्यादा, तो फास्फोरस चाहिए, उसको फास्फोरस मिल गया। तब तक जब आप अगली बार जब वापस चावल बोओगे
तो तब तक क्या होगा, वापस से नाइट्रोजन की पूर्ति मिट्टी के अंदर धीरे धीरे हो जाएगी। तो एक बार दूसरी फसल और एक बार दूसरी फसल, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, एकांतर क्रम में अलग अलग फसल बोनी चाहिए। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। पिछले समय में लोग क्या करते थे, किसान ऐसे ही करते थे, एक सीजन में तो क्या बोलते थे, गेहूं बोते थे, व्हीट की क्रॉप करते थे, और फिर दूसरे सीजन में क्या करते थे, वो लेग्यूम यानी कि दालें, दाल के रूप में, चारे के रूप में दालों को उगाते थे। इससे क्या होता था, दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या फ़ायदा होता था, दाल लगाने से ये फ़ायदा होता है कि दालों से क्या मिलता है, नाइट्रोजन की पूर्ति मिट्टी के अंदर हो जाती है। क्योंकि वो जो लेग्यूम के प्लांट होते हैं, दालों के जो प्लांट होते हैं, कुछ लेग्यूम एक तरह से दालों के ही प्लांट हैं वो, तो उनमें क्या होता है, उनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, मतलब उसको दूसरे पदार्थों में बदलता है जिससे कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस काम को कौन करता है, लेग्यूम जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके द्वारा ये काम किया। तो लेग्यूम आपने उगाया पौधे में, लेग्यूम के पौधे उगा रखे हैं। लेग्यूम आप ऐसे समझिए दालों के पौधे, जैसे आप मान लीजिए अरहर है, अरहर की दाल होती है ना, अरहर है या फिर ग्वार है, ये ऐसी फसल हैं इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। और उस बैक्टीरिया का काम क्या है बच्चों, वो क्या करेगा, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को चेंज कर देता है अलग पदार्थों में, यूजेबल सब्सटेंस के अंदर, जिनको वो मिट्टी में मिल जाते हैं और उनको प्लांट काम में ले सकते हैं। फार्मर्स आर बीइंग encouraged टू adopt दिस प्रैक्टिस, और इस काम को करने के लिए वो बढ़ावा भी उन्होंने दिया, लोगों को प्रोत्साहित किया, भाई आप भी ऐसा करें। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आप पिछली क्लासों में राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा। तो दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। नोड्यूल मतलब गांठ हैं, लेग्यूमिनस के जो प्लांट हैं उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने का मतलब ही यही है कि उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, वो ऐसे पदार्थों में बदल देंगे जिसे पौधे आराम से प्राप्त कर सकें। इसके बाद देखिए आप, अगला जो पॉइंट आता है वो कल देखेंगे हम, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके बच्चों, थैंक